हेलो एवरीवन, नमस्कार। ILCPCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग द पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 का डिस्कशन का ये सेकेंड हाफ करेंगे। सेकेंड हाफ नहीं, सेकेंड वीडियो करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत में कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। ये ब्रॉडली आज डिस्कशन होगा एम्प्लॉय की। ब्रॉडली आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज़ के बारे में। एम्प्लॉयर में कुछ था जो कि पब्लिक सेक्टर का जो कंपनीज़ है उनका कब ये एक्ट अप्लाई होगा वो हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी के टाइम पे देखा था। एक लाइन लिखे थे हम लोग, सर्टेन पब्लिक कंपनी पे ये अप्लाई होता है। तो आज हम लोग उस पर थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि क्या होता है उसमें। अच्छा, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ देखेंगे, सैलरी का डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉट इंक्लूडेड। कई टाइप के एम्प्लॉयज़ है जो कि कई कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। वो लोग द पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 उन पे लागू नहीं होता है, यानी कि स्पेसिफिकली डेफिनेट बाय दिस एक्ट उनको इस एक्ट से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उनका अपना अलग एक्ट है जिसके तहत उनको सैलरी मिलता है और उसी में लिखा गया है कि उसका फॉर्मूला और बेसिस ऑफ बोनस उन लोगों के लिए क्या होगा। अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस के डेफिनेशन की जस्ट स्टार्टिंग करेंगे हम लोग आज। अगले वीडियो में ये विस्तार से समझाया जाएगा। मतलब अगर आप अवेलेबल सरप्लस और एलोकेबल सरप्लस जानना चाहते हैं इन डिटेल्स, दिस इज़ कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस, तो पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। उसको मैं पार्ट 3 में करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 का पार्ट 2। एप्लीकेबिलिटी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री। हर एक फैक्ट्री में ये एक्ट एप्लीकेबल है, यानी कि भारत में जितने भी फैक्ट्रीज़ है उसमें ये एक्ट एप्लीकेबल है। और फैक्ट्री के साथ साथ टू एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हो, उसमें ये एक्ट लागू होता है। ये दोनों में बेसिक, सबसे पहले तो हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी को तोड़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट को पावर दी गई है इस एक्ट के द्वारा कि कोई एस्टैब्लिशमेंट अगर 20 से कम भी एम्प्लॉयड किया गया है, यानी कि 20 से कम लोग काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को अगर लगे कि उन पे ये एक्ट लागू कर दिया जाए तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफिकेशन के द्वारा कंपनी को 2 महीने का टाइम देने के बाद ये एक्ट उन पे लागू करवा दे सकती है। इसका मतलब है कि 20 से नीचे वाले कंपनियां जहां पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उन पे भी एक्ट लागू किया जा सकता है, सरकार कर सकती है। वो किसी एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी हो सकता है या किसी एक क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए भी हो सकता है। बट सरकार के पास 10 से नीचे वाले जो है, मतलब 10 एम्प्लॉयज़ से नीचे वाले जो कंपनियां हैं, उन पे ये एक्ट लागू करवा देने की ताकत इस एक्ट द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, यानी 20 से 10 तक बस। चौथा पॉइंट हम लोगों ने जो देखा था, दिस एक्ट शैल आल्सो अप्लाई टू सर्टेन पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। ये पॉइंट हम लोगों ने पिछले बार हम लोगों ने विस्तार में बातचीत नहीं किया था। इसको यहीं पे मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो इसी से आज हम शुरू करेंगे। दिस एक्ट शैल आल्सो अप्लाई टू सर्टेन पब्लिक सेक्टर और एस्टैब्लिशमेंट। पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट कौन है?
पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट कौन है? पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट यानी पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट वो होता है जो कि गवर्नमेंट कंपनीज़ के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट कंपनीज़ जो कि गवर्नमेंट वो करती है, उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियां आज हम लोग इसको देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी टू एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। सामने है सर्टेन जो है वर्ड वो एक्ट में सामने डाल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट इन सर्टेन पब्लिक सेक्टर अप्लाइड ओनली इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यानी कि सर्टेन मतलब क्या? सिर्फ वो सब जो कि आने वाले पॉइंट्स को पॉजिटिवली वो लोग उनमें पाया गया तो ये एक्ट उन पे लागू होगा। पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट जिन पे आने वाले पॉइंट्स लागू होते हैं वो वाले जो एस्टैब्लिशमेंट है पब्लिक सेक्टर वाले, उन पे ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, वो एस्टैब्लिशमेंट जो सेल्स एनी गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और रेंडर्ड सर्विस इन कंपटीशन विथ अदर प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनियां, वो गवर्नमेंट की कंपनियां जो माल बनाती है और बेचती है, चाहे प्रोड्यूस करती हो या मैन्युफैक्चर करती हो। आई थिंक यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। या तो रेंडर करती है सर्विसेज दूसरों को, वो वाली कंपनियां अगर कंपटीशन विद प्राइवेट मतलब कंपटीशन करके दूसरे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर वो माल बेचती हो या सर्विसेज रेंडर करती हो तो उन कंपनियों पे द पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 लागू होता है। ये उनका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि इनकम फ्रॉम सच सेल और सर्विस और बोथ नॉट लेस दैन 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। इसका मतलब है ग्रॉस इनकम का, नेट इनकम का नहीं, ग्रॉस इनकम का 20 या 20 से ज़्यादा अगर ये इनको करने से अर्न किया है तो ही ये वाली एक्ट पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 एप्लीकेबल होगा उन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 20 या 20 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस इनकम। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टर्म यूज़ करना होगा एग्ज़ाम में। ग्रॉस इनकम अगर 20 या उससे ज़्यादा अगर ये जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट कमाती हो बेच के माल या गुड्स या सामान प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करके बेचती हो, गुड्स बनाने के बाद या मैन्युफैक्चर करने के बाद या रेंडर सर्विस करने से, और ये सब कुछ उस में होगा कि कंपटीशन में करना होगा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, सपोज एक कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है, वो 100 रुपये का माल मतलब सारा कुछ काम वाम करके 100 रुपया ग्रॉस अर्निंग है उसका, ग्रॉस इनकम है उसका ये।
20% या उससे ज़्यादा बोला गया है। मतलब 25 हुआ, ठीक है, उसमें दो काम है। सपोज एक में वो प्राइवेट के साथ कंपटीशन करके माल बेचता हो या सर्विस प्रोवाइड करता हो, और दूसरा है नो प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन, ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन नहीं है। 100 रुपये ग्रॉस इनकम के लिए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन करके वो लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, और या तो माल बेचती हो या और उसके साथ साथ दोनों, मतलब नो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दो अलग अलग डिवीज़न है। पहला डिवीज़न में प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन करना पड़ता है उसको, दूसरा सेक्शन में उसको नहीं करना पड़ता है। ये सपोज 25, 22, 30, 21 और दूसरा वाला यहाँ पे माइनस करके जो आएगा, ठीक है, या 20, तो इसका एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कंपटीशन करने के बाद जो चीज़ ये बेचता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे उसका जो ग्रॉस इनकम है वो 20% से ज़्यादा होता है, क्योंकि 100 उसका ग्रॉस इनकम है तो 25, 22 ये सब ज़्यादा है। अगर 19 हुआ तो पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। 25, 22, 30, 21 हुआ तो एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ 19 हो गया तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एप्लीकेबिलिटी पूरा ख़त्म आज। अब एम्प्लॉयज़ पे आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बहुत विस्तार से, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में हम लोगों ने कहा था, हम लोग जाने थे लास्ट टाइम कि नॉट लेस दैन 10,000 वालों को बोनस मिलेगा। वो लोग एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में आएंगे। एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में वो लोग आएंगे जो कि 10,000 रुपये से या 10,000 रुपये से कम, ठीक है। अगर नॉट लेस दैन 10,000 जो होगा उन पे ये एक्ट लागू होगा। आज हम लोग देखेंगे कि वो एम्प्लॉय तो कहलाएगा जो 10,000 रुपये या उससे कम में काम करता हो, लेकिन उनको अगर बोनस चाहिए होगा तो उनको 30 दिन उस कंपनी में काम करना पड़ेगा सालाना, उस साल में। मतलब कि एम्प्लॉय कहलवाने के लिए तो 10,000 रुपया या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 10,000 या उससे कम होगा। नॉट लेस देन नॉट मोर देन 10,000 का जो फिगर है उससे तो वो एम्प्लॉय कहलवाएगा, ठीक है। 10,000 से नीचे वालों को तो एम्प्लॉय कहलवाएगा, लेकिन एक एम्प्लॉय को सिर्फ एम्प्लॉय कहलवाने से ही तो उसको बोनस नहीं मिल सकता है ना। उसको बोनस मिलने के लिए, मतलब उसको बोनस मिलने की एलिजिबिलिटी आने के लिए उसे एक साल में 30 दिन से ज़्यादा काम करना होगा, नॉट लेस दैन 30 days, ठीक है। एंड देन ओनली ही विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर गेटिंग बोनस एज पर दिस एक्ट, ठीक है। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि एक ब्रॉडली जो बताया गया था कि 10,000 से नीचे उनको होगा तो वो लोग एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन में आने से तो होगा नहीं, डेफिनेशन के बाद उसको एलिजिबल होना पड़ेगा। सपोज़ एक आदमी है वो 29 डेज़ काम करके चला गया, उसको बोनस नहीं मिलेगा,
अगर 31 दिन काम किया उसको बोनस मिलेगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत। 30 दिन या उससे ज़्यादा काम करोगे तुमको बोनस मिलेगा। 30 या 30 दिन से कम अगर काम किया तो बोनस पेमेंट्स और बोनस एक्ट के तहत नहीं मिलेगा। उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता हो तो वो उसका अपना हिसाब होगा, कंपनी की पॉलिसी होगी, इसमें से नहीं होगा, इस एक्ट के तहत नहीं होगा। अब देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि ये जो एक्ट है इसमें एम्प्लॉयज़ की जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें कुछ टर्म्स बता दिया गया था जो कि एक्ट खुद ही डिक्टेट करती थी। मतलब एक्ट ने खुद ही अपने एक्ट में ही लिखा हुआ था, ठीक है। उसमें से क्या क्या था? एक था अनस्किल्ड, दूसरा था मैनुअल, उसके बाद था सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल। ये जो डेफिनेशन में दिया गया था ये तो एक वर्क के साथ एक आदमी का नाम आता है ना। मैनुअल लेबर, मैनुअल अनस्किल्ड लेबर, सुपरवाइजरी वर्क, तो सुपरवाइजरी का सुपरवाइज़र बनेगा, टेक्निकल का टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैनेजरियल स्टाफ। तो ये तो हो गया बेसिकली दिस टाइप्स ऑफ पीपल जो कि एलिजिबल है एक्ट के तहत कि उनको पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट में मिलेगा अगर उसका सैलरी 10,000 या उससे कम हो, ठीक है। लेकिन और भी तो दूसरे टाइप्स के हैं एम्प्लॉयज़, जैसे कि अप्रेंटिस, नॉट एंटाइटल्ड। पहले ही हम लोगों ने देखा था कि पहले ही लिखा गया है एक्ट में एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, ठीक है। इसीलिए इसमें आपका नॉट एंटाइटल्ड के लिस्ट में ये वाला आएगा कि जो अप्रेंटिस है उनको नहीं मिल सकता। इसका एक केस लॉ भी है और आप इसे जॉट डाउन कर लीजिए। केस लॉ है व्हील रिम कंपनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, WHEEL, व्हील RIM, रिम कंपनी का CEO वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। 1997 में ये एक्ट बना था, ये केस लॉ पास हुआ था, ये केस पास हुआ था जिसमें कि अप्रेंटिस को मतलब नॉट एलिजिबल कोर्ट ने कहा था तमिलनाडु का। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉय जो कि डिसमिस कर दिया गया है, एम्प्लॉय जो कि डिसमिस कर दिया गया है। एक एम्प्लॉय था, उसको निकाल दिया, ठीक है, उसको निकाल दिया। क्या किया था उसने? उसको निकाल दिया, उसने बदतमीज़ी की, बदतमीज़ी करने के बाद उसको निकाल दिया, सैलरी वैलरी जो भी था उसको दे दिया गया। लेकिन क्या ये आदमी बोनस मिलने के काबिल है या उसको राइट है, उसकी कंपनी के ऊपर वो लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है कि भाई मुझे पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत दे दे पैसा, पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 के हिसाब से मुझे दे दे। द आंसर इज़ नो, उसको नहीं मिल सकता। इस आदमी ने नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने बदतमीज़ी की, चोरी की, चकेरी की, किसी को मारा, किसी को पीटा, उसको निकाल दिया, उसको सैलरी दे दिया जितने दिन काम किया, लेकिन वो बोनस लेने के लिए कंपनी पे जोर नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि एक्ट में ये बताया गया है और केस लॉ द्वारा ये प्रूफ कर दिया गया है, ये मतलब जजमेंट द्वारा ये स्थापित हो चुका है कि ही इज़ नॉट एलिजिबल टू गेट एनी बोनस, ठीक है। इसका जो केस लॉ है मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ और आप लोग इसे लिख लीजिए। इसका केस लॉ है पैंडियान
रोडवेज, कॉरपोरेशन, वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पैंडियन PANDIAN, पैंडियन रोडवेज ROAD, रोड WAYS, रोडवेज कॉरपोरेशन CORPORATION वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर PRESIDING ऑफिसर। 1996 में ये केस हुआ और 99 मतलब राय निकली और इसमें प्रूफ हो गया कि अगर कोई एम्प्लॉई जिसे काम से निकाल दिया गया हो बदतमीज़ी करने के साथ, उसको बोनस के लिए उसको बोनस मिलने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक्ट उसको अधिकार नहीं देती है। उसके बाद आता है टेम्पोररी वर्कमैन। टेम्पोररी वर्कमैन है, काम किया कंपनी में या इस्टेब्लिशमेंट में, उसे बोनस मिलने का अधिकार है। अगर ये वाला नहीं होता ना तो हर आदमी कहता क्या मेरे पास तो सिर्फ टेम्पोररी एम्प्लॉई है, कोई और एम्प्लॉई है ही नहीं, एक भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ मैं अकेला काम करता हूँ, मेरा बेटा काम करता है, बस हम दोनों ही परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी को तो बस हम लोग कभी भी निकाल देंगे। मतलब कि हाँ ठीक है, तुम 3 महीने के लिए टेम्पोररी के लिए मैंने रख दिया 20 आदमियों को और 3 महीने बाद फिर से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना ली उनके साथ, तुम लोगों को फिर से टेम्पोररीली रखा जा रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। टेम्पोररी का क्या होता है कि हर महीने में ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, लमसम पेमेंट कर दिया जाता है उनको, लमसम पेमेंट लेके वो लोग कभी भी निकाल दिया जा सकता है एंड दे एडहेयर टू दैट। एम्प्लॉयज़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती इस देश में, तो जो मिले वही अच्छा, तो इसलिए लोग टेम्पोररी में बेसिस पे भी काम कर लेते हैं हमारे देश में। तो टेम्पररी में मतलब वो लोग परमानेंट काम करता है। मतलब ऐसा होता है कि कोई बात, कई आदमियों को मैंने देखा है, बैंक भी करती है ऐसे टेम्पररी एम्प्लॉयज़ कि 20-25 साल काम कर रहा है लेकिन वो टेम्पररी है। तो बोनस एक्ट उन पे लागू होता है, वो एलिजिबल होते हैं, टेम्पररी हो चाहे ना हो, टेम्पररी हुआ तो भी allowed, entitled, eligible, एक ही वर्ड है जो याद आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो इसका तो टेम्पररी वर्कमैन का तो हो गया एंटाइटल। उसके बाद आता है पीस रेटेड का यहीं से समझाता हूँ। पीस रेटेड जो है वो लोग एंटाइटल है। पीस रेटेड कैसा है, पर यूनिट काम, पर यूनिट टॉय बना दो मेरे को या स्वीट बना दो मेरे को तो मैं तुमको 50 पैसे दूंगा, कि चलो थोड़ा बढ़ा देता, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, 2 रुपये दूंगा। तो अब ये 2 रुपये पर पीस के हिसाब से बनाता है एम्प्लॉई, और वो सपोज 1000 पीस बना लिया तो वो 2000 रुपये लेके जा सकता है, तो उस हिसाब से वो काम करता है, तो उसको बोनस मिलने का अधिकार है। ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट बोनस, ठीक है। ये केस लॉ हुआ था, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, पीस के लिए लिख रहा हूँ मैं, मथुरा दास, प्रेमजी, कांजी, आप अगर केस लॉ याद भी नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई केस लॉ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ लिखना पड़ेगा। सपोज एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि बताएं दी हुई नीचे 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में कौन कौन सी वैसे एम्प्लॉयज़ है जो कि एंटाइटल्ड है या नहीं है। फिर ये तीन चीज़ दे दिया गया, 4 चीज़ दे दिया गया, अप्रेंटिस, एम्प्लॉय, टेम्पोररी, पीस रेट।
आंसर देने का टेक्निक ये है कि आप पहले शुरू करेंगे हु इज़ एन एम्प्लॉई की डेफिनेशन से, लिखेंगे एज पर द पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 एज पर द an employee has been defined in this, an employee has been defined। उसके बाद बोलेंगे कि any person other than an apprentice who has been employed by this act by the company who has wages or salaries not exceeding ₹10,000 per month, ठीक है, in any industry or any other establishment to do, फिर आपको ये सारा पॉइंट बताना पड़ेगा। अनस्किल्ड मैनुअल कहाँ गया, ये नहीं आया, हाँ, अनस्किल्ड मैनुअल सुपरवाइजरी मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल क्लरिकल, ठीक है, ये सारा आपने बता दिया। उसके बाद आप बताएंगे कि फ्रॉम दिस द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस हैज बीन आर गिवन। उसके बाद आप अप्रेंटिस का लिखेंगे, अप्रेंटिस। उसके बाद आप बोलेंगे कि एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस का था। केस लॉ याद आया तो चलेगा, नहीं याद आया तो उल्टा सीधा मत लिखिएगा, कोई दरकार नहीं होता है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केस लॉज इन इंडिया। उनको कोई नहीं पूछता कि कौन सा केस लॉ है, कौन सी कंपनी वर्सेस कौन सी कंपनी है, एग्जामिनर भी नहीं देखता है। और अगर आप लिख दिए तो लिख दिए, लेकिन 90% चांसेस होता है कि आप गलत लिखेंगे, अगर आप एकदम रैंक होल्डर टाइप के लड़के नहीं हैं तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में आप आएंगे कि डिसमिस हो गया, ये हो गया, तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक केस लॉ बना था, एज पर द केस लॉज, एज पर केस एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन डिसमिस्ड और मिसकंडक्ट इज नॉट एलिजिबल टू गेट बोनस, इज नॉट एंटाइटल्ड। लेकिन स्ट्रक्चर एकदम प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से होगा। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें इतना सब नहीं समझा, मतलब इतना डिटेल्स में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें शॉर्ट में दिया है क्योंकि मार्क्स शायद उसका शॉर्ट है। बट स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए कि पहले आप लॉ में हमेशा एक्ट को आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा, व्हाट इज़ देयर इन द एक्ट। आपको लगेगा कि यार ये तो 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, इसमें तो एक ही लाइन का इसका आंसर है, एक लाइन लिखेंगे तो 8 मार्क्स तो नहीं मिलेगा ना। उसके लिए आपको पहले प्रिलिमिनरी एक्ट में जो डिफिनेशन है उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उस एक्ट में कौन से जो उस सेक्शन कौन से प्रोविजंस के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि द गिवन जो केस है उसमें ये आंसर होगा। इस तरीके से अगर आपने आंसर लिखा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसमें 8 में 7, 6, 8। लॉ में फ़ायदा यही है कि अगर आपको याद है कि भाई 30 दिन और 10,000, ये 30 दिन और 10,000 आपको अगर याद है, और अगर लिख दिए कि ये 30 दिन या 10,000 है, दूसरे कोई सा भी पेपर में मार्क्स काट सकता है, लेकिन लॉ में 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता, क्योंकि लॉ में प्रेजेंटेशन की कुछ भी बात नहीं होती। स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए आंसर का, और डेटा जो आप प्रोवाइड करेंगे वो अगर करेक्ट हो गया तो एकदम 60-65 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है लॉ में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। 30 दिन काम करना पड़ेगा तो उसको एलिजिबिलिटी होगा, उसको मिलने का वो लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है कंपनी को, भाई मुझे तो 10,000 से नीचे काम करेगा तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा। ये जो चीज़ है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, मतलब ध्यान में रखना भी होगा और एग्जाम में लिखना भी होगा। तो ये अगर 30 की जगह 60 दिन हो गया, ये 10 की जगह 12,000 हो गया, वहीं पर कट के 0 हो जाएगा मार्क्स। अच्छा, उसके बाद आता है एम्प्लॉय डिसमिस हो गया, सब्सिक्वेंटली रीइंस्टेटेड इन सर्विस, एंटाइटल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपनी, ये एम्प्लॉय है, उसको निकाल दिया, दोबारा रख लिया, यहाँ से जो यहाँ तक छोड़ा था इसका पैसे भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, भाई तुम आ जाओ, तुमसे बिना नहीं चलती कंपनी में, इस हिसाब से उसको भी रख लिया।
फिर बीच का पैसा भी दे दिया, ठीक है। और रखने के बाद बोनस वो एलिजिबल होता है किस टाइम का, यहाँ से लेके जहाँ से छोड़ा था, मतलब जहाँ से लास्ट मिला था उस पीरियड का। मतलब सपोज़ उसको इससे पहले वाले पीरियड में मिला था, इससे पहले वाले पीरियड तक मिला था बोनस, ठीक है। ये उसका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है, यहाँ से यहाँ पे उसको निकाल दिया, यहाँ से वो अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होता है, यहाँ से यहाँ पे निकाल दिया। जब निकाला तब तो कुछ हुआ था इसीलिए निकाला होगा, तब तो बोनस नहीं मिला होगा, क्योंकि वो पहले ही यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे बोनस नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पे तो बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं मिला था, यहाँ पे बोनस, इस सिचुएशन में तो बोनस नहीं मिला था उसको, सिर्फ यहाँ तक की सैलरी ही मिल पाई थी उसको यहाँ तक। उसके बाद ये घर पे बैठा था, कंपनी नहीं चल पा रही थी, तो उसको बुला लिया दोबारा से, आ जाओ तुमको रख लेते हैं। तो रख तो लिया, तो सैलरी भी दे दी बीच में से, जब घर में बैठा था उसका भी सैलरी दे दिया, और यहाँ पे काम करने के बाद, जब ज्वाइन करने के बाद भी सैलरी दे दी। सपोज 3 महीने के लिए निकाल दिया था, 3 मंथ्स पकड़ लीजिए इसको आप, ठीक है। इसको भी 3 मंथ्स पकड़ लीजिए और इसको 6 मंथ्स पकड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी मिल गया, लेकिन बोनस उसको पूरा का मिलेगा, यहाँ तक पूरा का बोनस मिलेगा एंड में। यहाँ बीच में 3 महीने का कम बोनस नहीं दे सकते, काट नहीं सकते बोनस कि भाई आपने काम तो नहीं किया था, इसीलिए बोनस पूरे का मिलेगा। इसका केस लॉ है ONGC का, हाँ इसका केस लॉ है ONGC वी श्याम कुमार सहगल। नाइनटीन 1995 ILLJ, ठीक है। ONGC श्याम कुमार सहगल 1995 ILLJ। ONGC दो ब्रैकेट में V श्याम कुमार सहगल 1995 ILLJ। सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है उनको नॉट एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। मतलब जैसे सर्टन टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्ट द्वारा बता दिया गया कि वो एम्प्लॉयज़ एलिजिबल नहीं हैं। वो लोग कौन से हैं वो अब हम लोग देखेंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग जो मैं समझा रहा हूँ। Certain type of employees सेक्शन 32। सेक्शन याद नहीं आए, गलत सलत सेक्शन मत बिठा दीजिएगा। एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कुछ मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता, कुछ भी। ऑलमोस्ट 0% चेंज होता है। हाँ, ये इंप्रेशन ज़रूर पड़ता है कि मतलब ऑलमोस्ट पूरा पेपर में एक्ट का कोई भी सेक्शन नहीं लिखेंगे तो ख़राब दिखेगा। कुछ आप सेक्शन लिखिए ज़रूर, कुछ सेक्शन नंबर्स आप याद कर लीजिए, 10-12 ठो, 4-5 ठो मार के आइएगा तो भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और उससे ज़्यादा मार दिए तो अच्छा है, लेकिन गलत सेक्शन नंबर बताएंगे तो 0 मिलेगा स्ट्रेट। क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर देख के, अगर आंसर शीट देख के अगर कोई बंदा एक्ट खोल के देखने जाएगा, आपने लिख दिया 32 को 23, उसको तो नहीं मिलेगा 23 में, तो वो खुदा बंद करके चला जाएगा, फिर आपका पढ़ने का मतलब ही नहीं होता। अच्छा, इनको एक्ट नॉट अप्लाइड
इन पे एक्ट लागू नहीं होता, ठीक है। कौन है? एम्प्लॉयज़ जो कि LIC में काम करता है। उधर चला गया, एक सेकंड, अब ठीक है। हाँ, एम्प्लॉयज़ जो कि LIC में काम करता है, LIC वाले, LIC पे नॉट एंटाइटल्ड, ये आप जॉट डाउन कर लीजिए लिस्ट, ठीक है। उसके बाद है सीमेन। देखिए LIC भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, लेकिन वो भी कंपटीशन भी करती है दूसरे प्राइवेट कंपनीज के साथ, ठीक है। सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है ना, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, इंश्योरेंस तो दे रही है कंपनी, तो प्राइवेट कंपनियां भी दे रही है। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस एक्ट में निकाल दिया गया, इस एक्ट में बोल दिया गया कि LIC को नहीं इस एक्ट में रखेंगे। इसीलिए ये वो पिछले वाला जो टर्म था कि कहाँ गया वो वाला, ये रहा पिछले वाला जो था यहाँ पे एप्लीकेबल ऑफ द एक्ट में जो था प्राइवेट सेक्टर वाला, यहाँ पे कि कोई सेल करे गुड्स या प्रोड्यूस करे या मैन्युफैक्चर करे, मतलब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करके बेचे या सर्विस प्रोवाइड करे, तो ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब कंपटीशन में प्राइवेट सेक्टर भी करती है। अब यहाँ पे तो 20% का लिमिट रखा गया है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो ऑलमोस्ट 100% का ही इनकम जो है उसका कंपटीशन वाली बिजनेस से ही आती है। ऐसा तो कोई मोनोपोली है ही नहीं, तो क्योंकि दूसरी भी कंपनीज है ना, HDFC लाइफ है, ये है, वो है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फलाना फलाना बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस एक्ट में नहीं है। इस एक्ट में इसको स्पेसिफिकली निकाल दिया गया है। उनका अपना पॉलिसी, अपना एक्ट है, उसके हिसाब से वो लोग बोनस को देते हैं, इसीलिए इस एक्ट में उसको नहीं डाला गया। सिंपल बात। सीमेन का जैसे मैं बता रहा था एक्ट में डाल दिया गया, जैसे कि सीमेन को मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत मिलता है। ठीक है, उनका अपना एक्ट है, इसीलिए इसमें नॉट एलिजिबल है। उनका अपना एक्ट है, इसीलिए इसमें नॉट एलिजिबल है। तीसरा है डॉक वर्कर्स। आपको बस ये टर्म्स याद रखने हैं, बहुत कुछ लिखा है वहाँ पे, जैसे कि लिखा है एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड और लिस्टेड अंडर द स्कीम मेड अंडर डॉक वर्कर्स रेगुलेशन, उनका भी एक्ट का नाम लिख दिया। उसके बाद वो सब करने से फ़ायदा नहीं है, सिर्फ डॉक वर्कर्स मिल गया मार दो, ये वर्ड मिला LIC मार दो, सीमेन मार दो, डॉक वर्कर्स मार दो, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट, engaged in any industry carried on by or under authority of any department of CG and SG और इसका मतलब क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट, CG SG, कोई सा भी एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के तहत चलती है उस पर एक्ट लागू नहीं होता। इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट, CG SG। डिपार्टमेंट कौन से? मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट्स आती है, उसमें से अंडर में कई सारी कंपनियां चलती है, जैसे कि WBIDC बोल के एक जो कंपनी है, वो डिपार्टमेंट चलाती है उस कंपनी को। कई सारा बोर्ड वगैरह है, वो सारा डिपार्टमेंट के तहत चलता है, उनका अपना एक्ट है, उनका अपना पॉलिसी, उसके हिसाब से होगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 ठो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, इसको अलग से हटा के लिखा गया, मतलब सब पॉइंट्स करके लिखा गया है, अलग अलग करके भी लिखा जा सकता था, लेकिन तीनों अच्छे किस्म के एस्टैब्लिशमेंट है, इसीलिए तीनों को अलग से लिखा गया। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड,
by Indian Red Cross Society. एक सेकंड